आपको ये आइडिया नहीं होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा तो आप इसको हैंडल कैसे करेंगे। एटलीस्ट एक ईयर का बैकअप होना चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने इसके ऊपर एक रिसोर्स को ट्रेन किया और एफर्ट किया और ना वो लीव कर रहा है तो वो हमें इफेक्ट करेगा। फाइनेंशियल पर्क्स जो हैं वो उनको तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं आपको 100 एम्प्लॉय हेड दूंगा तो दैट मे नॉट बी वायबल फॉर मी। सबसे बड़ा हर्डल यही होता है कि अच्छी फूड अच्छी जगह से मिल जाए और वर्क प्लेसेस के अराउंड वो मिलती नहीं। फॉर मी a lavish environment and giving extraordinary facilities to employees, that have been my aim। जो आप कहें कि जी हम फीडबैक ले लेंगे क्लाइंट साइड से एंड वी आर नॉट गोना टच दैट, तो बेसिकली आप उस एम्प्लॉय के साथ ज्यादती कर रहे हैं। कोई भी इंसान जो है वो 12 मंथ्स अ ईयर प्रोडक्टिव नहीं होगा। देयर वुड बी पैचेस वेयर ही वुड बी डाउन एंड देयर वुड बी पैचेस वेयर ही वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एज लॉन्ग एज समवन हैज़ अ नाइस एप्टीट्यूड और उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं एंड दे आर विलिंग टू लर्न एंड पुट एफर्ट, तो दे आर अ गुड चॉइस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन रज़ा। आज एक दफ़ा फिर कासिब अली शाह फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि समझते हैं कि हम ज़िंदगी में कुछ कर जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ सोचते ही रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस सोच को अमली जामा पहनाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको क्रिटिसिज्म होता है, जिनको लोग तनकीद करते हैं और वो हार मान जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उस तनकीद को, उस हार को एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं और फिर वो लोगों को कामयाब होकर दिखाते हैं। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं, इनका नाम है अज़वर हबीब। अज़वर हबीब इज़ वर्किंग एज ए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट टैनबिट्स। इनसे हम मिलेंगे, इनसे हम जानेंगे कि एक छोटी सी उम्र में इतने बड़े इदारे को कैसे उन्होंने बनाया और उसमें कैसे उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया। आइए मिलते हैं अज़वर हबीब से। थैंक यू वेरी मच अज़वर हबीब साहब फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड बाय द वे आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। सो हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी की टैनबिट्स की। माशाल्लाह वक्त के साथ साथ बड़ा ग्रो किया टैनबिट्स ने, और आपने भी माशाल्लाह वक्त के साथ साथ काफ़ी जो है आप लेके चले, और टेक में माशाल्लाह आपका एक बड़ा नाम है, यंग एंटरप्रेन्योर हैं आप। तो कैसे स्टार्ट किया ये टैनबिट्स, क्या आइडिया था और किस तरह से कामयाबी के झंडे जो हैं वो आपने गाड़े? अच्छा, जनरली पाकिस्तान में मोस्टली स्टार्टअप्स जो हैं वो सर्विसेज बेस्ड स्टार्टअप स्पेशली दे स्टार्ट बेसिकली फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। यू गेट अ रियली नाइस कॉन्ट्रैक्ट एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस या ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो टैनबिट्स का भी एसेंशियली सेम सीन था। वी गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट इन कतर एंड आवर CEO हमाद साहब ही फ्लू टू कतर एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी स्टार्टेड अ स्मॉल सेटअप हियर इन पाकिस्तान। और वहाँ से टैनबिट्स स्टार्ट हुई अराउंड सम 5-6 ईयर्स बैक। तो एसेंशियली स्टार्ट के ऊपर टैनबिट्स जो थी, हमने बहुत स्ट्रगलिंग टाइम देखा है। वी वर डूइंग इट फ्रॉम बेसमेंट ऑफ आवर ओन होम एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो मैंने अपनी जॉब डेज में और जितने भी इश्यूज फेस किए थे या जो भी प्रॉब्लम्स फेस की थी एज अ एम्प्लॉई, तो मेरा हमेशा से मॉडल वो रहा है कि मेरे जो भी एम्प्लॉयज़ हों उनको वो इश्यूज फेस ना हों। तो मैंने उस बेसिकली इन पैरामीटर्स के ऊपर टैनबिट्स को ग्रो करने का सोचा एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट टुक अस 5-6 years बट वी आर देयर और वी आर डूइंग वेरी गुड एंड इट गिव्स इमेंस प्लेजर जब मैं बेसिकली टैनबिट्स में एंटर होता हूँ एंड आई लुक एट माई एम्प्लॉयज़ और आई लुक दैट हॉल इज़ फुल एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सिटिंग देयर, सो you have no idea how much happiness it gives to me। लेकिन सर, जब आपने स्टार्ट किया तो तब 3 लोग थे, आप माशाल्लाह 50+ जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, और आपका आगे भी प्लान है कि आप 100+ चेक करने जा रहे हैं। हमारे साथ भी इस प्लानिंग टू कि जो US जाएँ और US में भी वो ऑफिस आप प्लान करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आसान नहीं होता, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है स्टार्टअप में। फाइनेंशियली बड़े चैलेंजेस आ रहे होते हैं, फिर एम्प्लॉयज़ के भी बड़े चैलेंजेस होते हैं। तो जब आपने स्टार्ट किया तो किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ जो आपको इनिशियली फ़ेस करनी पड़ी और 50 तक की कैसे टीम गई? अच्छा, सबसे बड़ा जब आप सर्विसेज बेस्ड होते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपने जब एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे स्टार्ट किया होता है तो आपको ये आइडिया नहीं होता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा तो आप इसको हैंडल कैसे करेंगे। और मोस्टली स्टार्टअप्स जो फेल होते हैं वो इसी वजह से होते हैं
कि when they started they had financial stability, लेकिन suddenly that contract is no more there, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिमूव होता है तो फिर आपको आइडिया नहीं होता कि अपनी चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो फॉर्चुनेटली इनफ वी रियलाइज दैट अर्ली ऑन कि ये जो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बेस पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी बेस नहीं हो सकता, वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट। सो वी स्टार्टेड सेविंग अप एंड वी थॉट कि एसेंशियली आइडिया ये होना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट एक ईयर का बैकअप होना चाहिए ताकि हमारी ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो शुरू से ये प्लान था, वी नेवर हैड हाई स्पेंडिंग्स, हमारे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल लीड्स को हमने सेकंड कर दिया और बेसिकली 10 मिनट्स को जो है प्रायोरिटी दी। और इसमें जो हमारे इनिशियल जॉइनर्स थे, जो हमारे पाइनियर्स हैं, उनकी बहुत सपोर्ट है, वी हाईली वैल्यू देम, दे आर स्टिल विद अस, दोज 3 people with which we started, they are still with us and we highly value that, and they have really supported us along the period. तो एसेंशली मैं जो क्रेडिट दूंगा बेसिकली उन 3 लोगों को क्रेडिट हम अभी भी देते हैं और बहुत ज़्यादा देते हैं, वैल्यू करते हैं, बिकॉज दे वर विद अस इन ऑल द टफ टाइम्स। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत होती है। बेसिकली जो टीम है आपकी, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, और हम फॉर्चुनेट थे कि हमें अच्छे राइट टाइम के ऊपर अच्छे लोग जो हैं वो मिल गए। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप भी माशाल्लाह जॉब्स करते रहे हैं और आपने डिफरेंट इदारों में जॉब्स की हैं, अब आप माशाल्लाह एक अच्छा इदारा चला रहे हैं, तो एज ए एम्प्लॉय भी काम किया, अब एज ए एम्प्लॉयर भी माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या आप देखते हैं कि जब मैं एम्प्लॉय था तो मेरे साथ ये मसले मसाइल थे, ये इश्यूज़ थे। एक बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो आता है कि ऑफ़र्स बड़ी आती थी टेक वालों को, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे और फिर करते थे। अब आप एम्प्लॉयर हैं, अब आप लोगों को ऑफ़र देते होंगे तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते समहाउ या कहीं ना, तो कैसे इस सिनेरियो को देखते हैं आप? अच्छा, इसमें ना 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि हमारे एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र आती हैं, और एक पार्ट ये है कि हम किसी और के एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र कर रहे हैं, रिसोर्सेज को गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा इसको एज अ बैलेंसिंग एक्ट देखा है। अगर एक रिसोर्स को मैंने ट्रेन किया है और वो मुझे लीव कर रहा है, तो एसेंशियली आई एम हायरिंग समवन हु इज़ ट्रेन्ड बाय सम अदर पार्टी। सो बेसिकली तो ये बैलेंस हो जाता है, और इसको उस तरह देखने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं जी मैंने इसके ऊपर एक रिसोर्स को ट्रेन किया और एफर्ट किया और ना वो लीव कर रहा है तो वो हमें इफेक्ट करेगा। जो रिसोर्स आपके साथ सूट नहीं कर रहा है, ही इज़ लिविंग, तो इट्स गुड इनफ, और आपको उसको जान देना चाहिए रिस्पेक्टफुली और प्रॉपरली। तो ऑफ़र्स जो हैं वो आती रहती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आप फेयर हैं। मेरा ये स्ट्रांगली बिलीव है कि अगर आप फेयर हैं तो आपके साथ अनफेयर नहीं होगा। देयर आर नॉर्मलीज, कोई एक आधा केस हो जाता है, लेकिन बेसिकली वो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर आप ऑनेस्ट हैं और फेयर हैं और अपने एम्प्लॉयज़ की बेटरमेंट सोचते हैं, तो आई डोंट थिंक ह्यूमैनिटी इतनी लॉस्ट होती है कि आप। अच्छा सर, आपका मैं देख रहा था जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो रिटेंशन आपकी बड़ी ज़बरदस्त है। टैनबिट्स की लोग काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं माशाल्लाह, तो क्या रिटेंशन पॉलिसीज़ हैं, किस तरह से आप देखते हैं? और लोग माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ जो है वो एम्प्लॉयर बाय चॉइस बन रहा है, तो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, आप किस तरह अट्रैक्ट कर रहे हैं टैलेंट को? अच्छा, मैंने कभी फॉल्स होप नहीं दी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा। ये मेरा शुरू से पॉलिसी रही है कि जब भी मैं बात करता हूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। एक एम्प्लॉई आता है कि सर आई एम गेटिंग अ बेटर डेजिग्नेशन, बिगर ऑर्गेनाइजेशन है, बेटर पर्क्स हैं, तो मैंने कहता हूँ कि ठीक है बेटा, फाइनेंशियल पर्क्स जो हैं वो उनको तो मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं आपको 100 एम्प्लॉई हेड दूंगा या आपको एक 20 रिसोर्सेज की टीम आपके अंडर दूंगा, तो दैट मे नॉट बी वायबल फॉर मी। तो राइट नाउ मैं आपसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट गोइंग फॉरवर्ड आप हमारी ग्रोथ देख रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ग्रो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दैट वुड बी देयर। क्लियर कम्युनिकेशन। हाँ जी, क्लियर कम्युनिकेशन। वंडरफुल। तो बिल्कुल आप फेयरली और बिल्कुल ऑनेस्टली उनसे ओपन बात करते हैं, तो जनरली जो है वो उसको ऑनर करते हैं। बाकी लाइक ऑल अदर मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, वी आर ऑफरिंग ऑल द पर्क्स विच आर देयर, लाइक वी आर ऑफरिंग लोन्स, वी आर ऑफरिंग ग्रेजुटी, वी आर ऑफरिंग मेडिकल, वी आर ऑफरिंग इंश्योरेंस, इवन नीड बेस के ऊपर हम फाइनेंशियल हेल्प भी ऑफर करते हैं। सो all the major perks and benefits which all other organizations are offering, we try to match that, or even in some cases we are going beyond that. Essentially, we are offering lunch facility, in-house lunch facility, and we started that when we had around 24 employees. So initially that was a financial burden on us, but now that it is being offered, it has greatly affected us. जनरली होता यह है कि लंच ब्रेक में एम्प्लॉयज़ लीव करते हैं और देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल, तो हमें वो बेनिफिट हो जाता है कि टाइम की वेस्टेज नहीं होती है
और सेकेंडली एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको सबसे बड़ा हर्डल यही होता है कि अच्छी फूड अच्छी जगह से मिल जाए, और वर्क प्लेसेस के अराउंड वो मिलती नहीं। अच्छा, जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि रिटेंशन हमारी पॉलिसीज़ हैं टैन बिट्स की, और आप माशाल्लाह वहाँ पे, व्हाट इज़ योर विजन एज ए लीडर कि आप ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से देखते हो और किस तरह से लेके चल रहे हैं? अच्छा, profit have never been my vision actually. It might have been there. आई थिंक हमारे सबको Yeah, it have been there in Hamad Sab's vision, but for me, a lavish environment and giving extraordinary facilities to employees, that have been my aim. I had an opportunity to work in one of the leading companies of the Pakistan, और I saw their environment, और मेरा आइडिया ये था कि जो ऑर्गेनाइजेशन मैं बिल्ड करूँगा उसका environment जो है वो उन सब से जो है ज़्यादा lavish होना चाहिए. So that have been a dream, or even right now with what resources we have and in our limited resources we are giving an extraordinary environment, और मेरी constantly effort ये होती है कि मैं इसको improve करूँ, और even employees भी जो हैं वो environment related issues और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको लेके मुझे approach करते हैं, उनको पता है क्योंकि that has been my forte, so that is the aim. सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू आर इन अ टेक सेक्टर, आई एम आल्सो इन अ टेक सेक्टर. सर फ्रीडम बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे टेक में लोगों के लिए. कहते हैं यार हमसे पूछें ना कि हम क्या काम करें, क्लाइंट से पूछें जाके. कई जगहों पे डिसिप्लिन भी बड़ा जो है वो थोड़ा सा, मतलब कई जगहों पे जाके हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. तो बीइंग टेक प्रोफेशनल आप क्या देखते हैं कि वाकई ये पूछना ज़रूरी नहीं होता, क्लाइंट से फीडबैक लेके बैलेंस अप्रोच रखनी होती है? बैलेंस अप्रोच रखनी पड़ती है. दो चीज़ें हैं, अगर एक रिसोर्स डाउन हो रहा है एंड ही इज़ नॉट रियलाइजिंग दैट हिज प्रोडक्टिविटी इज़ अफेक्टिंग, तो देयर कैन बी कपल ऑफ रीजन, देयर आर इश्यूज एट हिज होम, और ही इज़ नॉट कंफर्टेबल इन द इन्वायरमेंट, और द वर्क विच ही इज़ डूइंग ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्क. तो इनमें से कोई भी इशू हो सकता है. अब अगर आप उसको छोड़ दें उसके अपने हाल के ऊपर, आप कहें कि जी हम जो है फीडबैक ले लेंगे क्लाइंट साइड से एंड वी आर नॉट गोना टच दैट, तो आप उसको उस बेसिकली आप उस एम्प्लॉय के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, तो वो ग्रूम नहीं हो पाएगा. तो आपको बैलेंसिंग एक्ट रखना पड़ता है, आपको एक रीज़नेबल चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है. एंड आपको ये बात रियलाइज़ करनी पड़ती है कि कोई भी इंसान जो है वो 12 मंथ्स अ ईयर प्रोडक्टिव नहीं होगा. देयर वुड बी पैचेस वेयर ही वुड बी डाउन एंड देयर वुड बी पैचेस वेयर ही वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. तो एज लॉन्ग एज इट इज़ बैलेंस्ड, और आप एक कीन ऑब्जर्वेशन से उसको देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो बैलेंस जा रही हैं, देन दैट इज़ फाइन. यू डोंट हैव टू माइक्रो मैनेज. ठीक है, फ्रीडम जो है वो दें, लेकिन एटलीस्ट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के KPIs के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू हैव अ लुक. सर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि माशाल्लाह एज आपकी काफ़ी कम है, लेकिन ओहदा बहुत बड़ा है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का. तो किस तरह से इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आप जो है टैन बिट्स को चला रहे हैं? काफ़ी कोई डिफ़िकल्टीज भी आती होंगी, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ अप्रोच करते हैं, तो आपका क्या होता है कि जब लोग आपके पास आते हैं तो आप उनको ज़्यादा ये कहते हैं कि यार प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करो या सोल्यूशन पे करो, तो किस तरह से आप पूरे सिनेरियोज को देखते हैं? अच्छा, ऐसे है कि फ्रॉम डे वन वी डिसाइडेड बिटवीन मी एंड हमाद आवर CEO कि हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिवाइड कर लेनी है. I came into this field by an accident. मेरा सॉफ्टवेयर की फील्ड मैंने कोई आइडिया नहीं था. आई वॉज अकाउंट्स पर्सन, और मेरा ACCA करने का प्रोग्राम था. बाय सम एक्सीडेंट, और यू कैन से बाय माई फादर्स चॉइस, आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री. लेकिन द डे आई रोट माई फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, आई फेल इन लव विद प्रोग्रामिंग. तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई हैव बीन इन लव विद प्रोग्रामिंग. और सो आई टॉक विद माद साहब एंड वी डिसाइडेड बिटवीन अस कि हमने इन दोनों में से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड कर लेनी है. एंड आई वॉलंटरली टुक द टेक्निकल साइड. सो आई लव आंसरिंग क्यूरीज. आई हैव एन ओपन डोर पॉलिसी. सारा दिन मेरे ऑफिस में अगर आप आए तो कोई ना कोई एम्प्लॉय आके बैठा होता है. आई लव आंसरिंग देयर क्यूरीज, आई लव आंसरिंग देयर सॉल्यूशंस. और इवन इफ आई हैव अ हर्डल, आई एम नॉट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, आई लव टू सिट विद देम एंड फाइंड अ सॉल्यूशन टुगेदर. सो दैट हैज़ बीन बिगेस्ट हेल्प. और एसेंशली एम्प्लॉय टेंशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि आपको कहीं भी इस तरह की पॉलिसी नहीं मिलती जहाँ पे हायर मैनेजमेंट आपको इस लेवल तक टेक्निकल सपोर्ट दे रही हो. यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन. लेकिन मेरी ये पॉलिसी नहीं है. मैं म्यूचुअली ग्रो करना चाहता हूँ, और हम इकट्ठे बैठ के सॉल्यूशंस जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं. बिल्कुल ठीक. और सर थोड़ा सा बताएंगे कि टैन बिट्स किन किन टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रही है? बहुत सारे लोग जो हमें फॉलो कर रहे हैं, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें लिंक्डइन पे भी लोग फॉलो करते हैं, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी. तो वो मे बी इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपको भी कोई अच्छा रिसोर्स मिल जाए. एसेंशली आइडिया ये था कि हम चाहते थे कि हम वन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में काम करें. गोलैंग इज़ देयर, एलिक्सर इज़ देयर.
तो we were introduced to Elixir by a client, or after that we fell in love with Elixir. So we decided that okay, Elixir is gonna be our core technology, and we started as an Elixir organization. We still are an Elixir organization, but issue है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है. जब आप बैलेंस कर रहे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 100% Elixir में काम कर सकें. So as long as there is a 60-40 split, आप मेजरली Elixir में काम कर रहे हैं लेकिन you are touching all the technologies, then that is fine. So essentially our basic core technology is Elixir, but then that we are working in Python, we are working in PHP, we are working in Java. So all other major technologies are there. Front end की तकरीबन तमाम technologies में काम करते हैं क्योंकि essentially Elixir के साथ front end जो है वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ टच हो जाती हैं. तो वी आर ओपन टू ऑल टेक्नोलॉजीज़, लेकिन एसेंशली हम इनकरेज भी करते हैं रिसोर्सेज को और एडवाइस भी करते हैं कि इफ़ दे कैन स्विच टू Elixir और इफ़ दे वांट टू लर्न Elixir, दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल. और वैसे भी एज अ करियर चॉइस आपको एक टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए. इफ़ यू हैव अ 3 or 4 years एक्सपीरियंस दैन इट इज़ अ बेटर प्रैक्टिस टू टच मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़. आपका विजन जो है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है, आपकी स्किल्स जो हैं बहुत इनहांस हो जाती हैं. सो दैट हैज़ बीन अ विजन. एग्रीड, वंडरफुल. अच्छा, हम अजवर साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने अपने करियर में बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, अभी भी आप माशाल्लाह इंटरव्यूज़ कर रहे हैं. क्या स्किल सेट देखते हैं कि यार ये होगा तो मैं इसको रखूँगा? अच्छा, फर्स्ट थिंग इज़ लर्निंग एटीट्यूड. आपका प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है कि वी हैव सो मेनी यूनिवर्सिटीज़, इवन गली मोहल्ले में यूनिवर्सिटीज़ हैं हु आर ऑफरिंग BSIT एंड एवरीबॉडी इज़ गेटिंग अ डिग्री. और जब आप डिग्री ले लेते हैं तो आपको बहुत हाई होप्स होती हैं कि आई हैव गॉट अ डिग्री, सो नाउ आई डिजर्व अ हाई पेइंग जॉब. लेकिन रियलिटी वो नहीं है. इफ़ समवन इज़ पेइंग यू, दे नीड यू टू वर्क, दे नीड यू टू अर्न दैट. तो वो इशू है. और फिर सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हैं, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज लाइक वर्डप्रेस बेस्ड, आई एम इन नो वे डिस्करेजिंग दैट. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उससे आप एक लिमिटेड स्कोप में काम करते हैं तो आपकी स्किल्स जो हैं बहुत लिमिटेड हो जाती हैं. अब अगर आप किसी को स्किल बेस्ड इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप को रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे. तो बेसिकली आपको स्किल्स को इग्नोर करके एप्टीट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ता है. तो एज लॉन्ग एज समवन हैज़ अ नाइस एप्टीट्यूड और उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं एंड दे आर विलिंग टू लर्न एंड पुट एफर्ट, तो दे आर अ गुड चॉइस. ग्रेट, वंडरफुल, राइटली सेड. अच्छा अजहर साहब, एक और सवाल वो ये है कि बहुत सारे लोग आपको माशाल्लाह सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, लोग आना चाह रहे हैं कि हम करें. आप उनको क्या एडवाइस देंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टार्टअप सबसे बड़ा हर्डल ये होता है, कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन आपने अगर कंपनी स्टैंड करनी है तो इट्स गोना टेक 5 to 7 years. इससे पहले कुछ नहीं हो सकता. लेकिन एसेंशियली प्रॉब्लम ये होती है, जो स्टार्टेड एंड देन यू हैड फाइनेंशियल इश्यूज़ और आप पे टफ टाइम्स आते हैं तो आफ्टर 1 year or 2 years यू गिव अप. तो और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो अप्रोच स्टार्ट से होती है वो एक यूनिकॉर्न अप्रोच होती है, आई एम गोना बी नेक्स्ट बिग थिंग. बट दैट कैन नेवर हैपन. इट डज हैपन बट दैट इज़ अ रेयर पॉसिबिलिटी. तो आपको एक्चुअल में अगर आप रियलिस्टिकली देखें तो आपका एम ये होना चाहिए कि यू शुड हैव अ नाइस लिविंग. एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग दैट इज़ फाइन. यू विल हैव योर चांस, नॉट राइट नाउ बट मे बी इन 5 years 10 years यू मेक इट योर चांस. तो उस चांस का वेट करें, स्टार्ट से उस चीज़ के लिए पुश ना करें आप. तो अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं, आपने अपनी फैमिली को क्लियरली बताया हुआ है कि इट्स गोना टेक 5 to 7 years, यू वोंट हैव अ फैमिली प्रेशर, यू वोंट हैव अ पीयर प्रेशर. तो अगर ये चीज़ आपके माइंड में है देन यू विल डू फाइन. लेकिन अगर आपका ये है कि 2-3 years में आई एम गोना बी अ बिग थिंग, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगे. फिर जब टफ टाइम्स आएंगे तो आपने अपने आप को मेंटली उनके लिए प्रिपेयर नहीं किया होगा तो आप उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे. Agreed, wonderful. Thank you very much, Azwar Saab, for your time, support and love. By the way, you were amazing and superb in the whole session. I really enjoyed it. Thank you, sir. It was my pleasure. Any final verdict about Qasim Alisha Foundation? I really love the work he is doing. I actually listen to most of his talks. Essentially इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ देख सकें. लेकिन whenever I'm in bed, I see his short clips and short videos, and I really support the work he is doing. He is really encouraging and एसेंशली पाकिस्तान में इससे पहले इस तरह का काम हो नहीं रहा था और हमारी यूथ को कोई ग्रूम नहीं कर रहा था, कोई उस तरह से इनपुट नहीं दे रहा था. तो इट्स नाइस टू हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर दैट इज़ बीइंग डन. ग्रेट, थैंक यू. थैंक यू अजवर साहब. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द एपिसोड ऑफ कासिम अलीशा फाउंडेशन. आज आपने इंटरव्यू देखा.
Azwar is working as a Chief Operating Officer at Tanbits. Amazing personality, wonderful interview. एक सक्सेस स्टोरी है हमारे पाकिस्तान की, जो कि उन्होंने बताया कि एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा इदारा, और वो इदारा जो कि बाय चॉइस अल्हम्दुलिल्लाह जितने हमारे जो जॉब सीकर्स हैं वो वहाँ पे जॉब्स करना चाह रहे हैं, क्या क्या हर्डल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टार्टअप को आती है, आज उन्होंने ये भी बताया। और इनकी डिस्कशन से मुझे ये भी एक मैसेज मिला है कि आपने कभी ज़िंदगी में हिम्मत हारनी नहीं है, और कामयाबी जो है वो एकदम से नहीं मिलेगी, कुछ अरसे के बाद मिलेगी। लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें, लगे रहें, डटे रहें, और वो कहते हैं ना कि ढीठ बने रहें, एक दिन कामयाबी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।